हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि इस सिचुएशन में अब काफ़ी बदलाव आ चुका है कोरोना के इस हालातों में, और पढ़ाई ज़ोरों से शुरू हो गई होगी। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से सभी से कमिट किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि नीट का हम लोगों ने एक सेशन लिया था। आज महाराष्ट्र सीईटी जो है उसके सेशन की बात करते हैं। महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बेटा, मतलब जो मैं आप लोगों से कंप्लीट करा के लेने वाला हूँ या आप लोगों को एक मदद करने जा रहा हूँ 2004 से आगे और 2020 तक जितने सवाल आए हैं, मेरी कोशिश होगी है कि मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूँ, और वो भी चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। और इसके बाद आपको कोई और चैप्टर चाहिए है और आपकी कोई डिमांड है स्पेसिफिकली, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। मैं उस पर काम करूँगा और आपको उस चैप्टर का बहुत ही जल्द रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जैसा कि आप आपके स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ रेडिएशन इमिटेड विल बी। और ये सवाल यहाँ पे लिखा है कि महाराष्ट्र सीईटी में 2005 में पूछा गया था। तो तरीका क्या होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको E1 अपॉन E2 निकालना होगा। E1 बाई E2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हम टेम्परेचर की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस, तो आपको याद है 273 ऐड करेंगे इसके अंदर तो ये 300 केल्विन बन जाएगा। T2 की बात करते हैं, 927 लिखा हुआ है, राइट। इसमें अगर आप फिर से 273 ऐड करें तो ये 1200 बन जाएगा, राइट है, केल्विन। तो बच्चों, एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी रेज टू पावर 4। तो E1 बाई E2 क्या आएगा? E1 बाई E2 आएगा T1 बाई T2 की पावर 4, राइट है। तो हम लोग बस यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू 300 अपॉन 1200 और इसकी पावर 4। जैसे ये सॉल्व किया तो ये 1/4 बचेगा, इसकी पावर 4। फाइनली 1/4 4 ज़ा 16 इंटू 4 64 इंटू 4 256, यानी आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सेट होता है। अपॉन में 256 आ जाएगा, तो इसी से हम लोग ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करते हैं। महाराष्ट्र सीईटी 2005 का सबसे पहला सवाल आज का कंप्लीट होता हुआ, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन टर्म ऑफ मैकेनिकल यूनिट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डैश, वेयर Cp एंड Cv आर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। बच्चों, मैकेनिकल यूनिट की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं कि मेयर्स ने जो रिलेशन दिया था 1842 में, रॉबर्ट मेयर ने लिखा था कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। जनरली हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा है, राइट। लेकिन अगर मैकेनिकल यूनिट में ये फॉर्मूला आपको चाहिए है तो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो क्या ये ऑप्शन आर से यानी ऑप्शन ए सही था? जवाब है नहीं। इसका राइट आंसर जो आएगा वो आर अपॉन जे आएगा, आर अपॉन जे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। एट अ कांस्टेंट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कांस्टेंट प्रेशर पे नीचे दी गई बातों में से कौन सी बात सही है? आपको फॉर्मूला पता होगा प्रेशर का, P इक्वल टू 1/3 mc²/v। एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो प्रेशर को लेकर हमें दर्शाता है, हमें मदद मिलती है इस फॉर्मूले से। तो मास अपॉन वॉल्यूम को ही हम लोग डेंसिटी कहते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 रो c²। हम लोग लिख सकते हैं c² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो ये जो ऑप्शन है इसमें सब में c का मतलब CRMS है, ठीक है। तो c इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। महाराष्ट्र सीईटी 2005 में आप देख सकते हैं कंटिन्यूली ये तीनों क्वेश्चन जो है 2005 साल में पूछे गए थे, और ये चौथा क्वेश्चन 2005 को लेकर फिर से वंस अगेन। द टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP इज। आपको पूछा है टेम्परेचर निकालना है, ओके।
तो देखा है कि आप लोगों ने C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ T। लाइक आपको ये आइडिया है कि जो CRMS है और टेम्परेचर है इसमें ये रिलेशन होता है, बराबर है। अगर हम लोग C1/T1 करें, C1/C2, तो इक्वल टू अंडर रूट में T1/T2 हम लोग कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे क्योंकि बोला है कि 4 टाइम्स ऑफ इट्स वैल्यू एट NTP, 4 टाइम्स का मतलब ये होगा कि C1 की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स C2 लेना होगा, यानी 4 अपॉन, मैं अगर यहाँ पे C2/C2 करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, C1 कैंसिल होना है, और हमारा जो आंसर बनेगा वो स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा 4 का, जो कि 16 आना है, इक्वल टू T1/T2। फाइनली T1 कितना आएगा, 16 टाइम्स T2। अब आपके पास T2 कितना है, T2 दिया नहीं है, तो आप लोग क्या लेंगे उसे, 273 लेंगे, 16 मल्टीप्लाई 273। तो इसका प्रोडक्ट मैंने कर रखा है पहले से, मैं आपको बता दूं, T1 का प्रोडक्ट आएगा 4368 केल्विन, और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 273, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाना है। तो बड़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिलती है, 4095 डिग्री सेल्सियस। बच्चों बहुत लोगों का आंसर यहाँ तक आने के बाद इसको एनालिसिस ऐसा कर लेते कि ये डिग्री सेल्सियस में आ गया, और ऑप्शन सी को टिक मार्क करके आ गए थे। 2005 की बात है ये। इसको ऑप्शन डी में आप लोग 4095, ये इसका सही आंसर होता है, और ये इसका क्लिक करना पड़ता है। आगे चलते हैं। आगे जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महाराष्ट्र CET 2007 का रिकॉर्ड पर ये क्वेश्चन बताया जाता है। लिखा है, गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर हैव अ काइनेटिक एनर्जीज E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, देन। बच्चों ऐसा है कि जो एनर्जी की अगर बात हो रही है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अलावा वाइब्रेशनल एनर्जी भी पाई जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एनर्जी जो है नाइट्रोजन की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी। तो डायरेक्ट हम लोग इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी मान के चलते हैं, जिसमें इसका ये मतलब होता है कि E1 इसलिए बड़ा है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बात की जा रही है उसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी पॉजेस होता है, जो नाइट्रोजन के अंदर नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोजन में ये नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज एन आइडियल गैस, MST CET 2008 का सवाल है, और जवाब बड़ा ही सरल सा सिंपल सा है, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको। अ गैस विच सेटिस्फाइज ऑल द एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो एजम्पशंस को फॉलो करता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, उसी को आइडियल गैस कहते हैं। यूनिट ऑफ वेन्स कांस्टेंट, बच्चों लैम्बडा T इज इक्वल टू V, ये आपको वैल्यू याद होगी, ये फॉर्मूला है वेन्स का, और B का एक वैल्यू होता है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये जो मीटर केल्विन है यही इसका यूनिट है, महाराष्ट्र CET 2009 में पूछा गया सवाल था। इफ 150 जूल ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट, अगर मैं Q की वैल्यू लिखूं 150 जूल, और मुझे बताया जाए ऑन अ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, एरिया, ओके, एरिया की वैल्यू लिख लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, तो QR जो है वो दिया है 15 जूल, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन दिया है 0.6, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड इज, QT कितना आएगा। तो बच्चों आपने इक्वेशन पढ़ी है, A+R+T इज इक्वल टू 1, राइट है। आपके पास A का वैल्यू डायरेक्टली दिया है 0.6, R को आप लोग QR/Q लिख सकते हो, R यानी QR/Q होता है, तो QR है 15 और Q है 150, प्लस T इक्वल टू 1, तो जाहिर सी बात है ये 1/10 यानी 0.1 आ जाना है, 0.1 0.6 0.7 हो जाना है, तो T की वैल्यू आपकी 1 माइनस 0.7 यानी हम लोग डायरेक्टली 0.3 इसे लिख लेते हैं। तो जैसे R इक्वल टू QR/Q होता है, तो वैसे T इक्वल टू भी QT/Q होता है। तो QT की वैल्यू क्या बनेगी, Q इंटू टी हो जाएगा, राइट। तो Q इंटू टी में Q की वैल्यू हमारे पास है 150 और T है हमारे पास में 0.3,
तो कुल मिला के इसका आंसर बनता है बेटा 45 जूल। ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है सर, इस तरह के और कितने चैप्टर्स आप करवाओगे? बेटा मेरी कोशिश होगी कि मैं आने वाले सीईटी के एग्ज़ाम से पहले 2020 तक जितने भी सवाल आए हैं सारे के सारे सॉल्व करके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मैं अपलोड कर दूँ। यानी आपको किसी और किताब को लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सब फ्री में आप लोगों को मिल रहा है। सारा का सारा डाटा जो है, सारे वीडियोस अच्छे से देख लो और बाकी लोगों को भी बताओ जिन लोगों के पास इंटरनेट की व्यवस्था है। आजकल इंटरनेट सबके पास ही आफ्टर ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको पहुंचा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अन अकेडमी पर आप लोगों को अगर क्लास करने हैं तो फॉलो करके रखिए। जो 11वीं के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स बेसिक से, लाइक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ और बहुत ही जल्द उसकी शुरुआत होगी न्यू बैचेस की। इस वक्त हम लोग नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो और सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो, इन पर फोकस कर रहे हैं और रोज़ाना एक एक चैप्टर हमारा कवर होता हुआ आगे सिलसिला बढ़ते जा रहा है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द हाइड्रोजन एट 327 डिग्री सेल्सियस? देखिए एक बात मेरी हमेशा याद रखना, क्वेश्चन को समझ लेना 50% सॉल्यूशन है। ये बात आप लोगों ने हमेशा किसी ना किसी से सुनी होगी। इस बात में वाकई में सच्चाई है कि जो आपको समझ में आता है, जैसे दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है उसे लिखते चलो, ये तरीका बेहतर है। मतलब जब मैंने भी स्टार्टिंग की थी पढ़ाई करने की, लाइक फिजिक्स को, तो पहले शुरू में ही हम लोग ऐसे डायरेक्टली नहीं बने कि हाँ भाई आप कोई बॉर्न टैलेंटेड नहीं रहते हैं। आपको समझना होता है, तकलीफें होती हैं, उसे देख के भागना नहीं पड़ता है, उससे आप लोगों को उस तकलीफ़ों को पहचानना होता है, उस पर कैसे काम करें ये भी समझना होता है। तो कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, आप लोगों से हो जाएंगी धीरे धीरे। आप लोगों से आपको समझ में आएगा कि क्या तरीके होते हैं। तो यहाँ लिखा है कूल्ड एट अ कांस्टेंट प्रेशर सो दैट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम हाफ ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। तो भाई V2 बिकम, V2 स्टैंड फॉर वेलोसिटी, हाफ ऑफ V1 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आपको C लेना है तो C ले लो सिंबल, कोई टेंशन नहीं है। T2 अपॉन T1 इक्वल टू इन द ब्रैकेट V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। तो V2 अपॉन V1 यानी 1/2 का स्क्वायर करेंगे, जो कितना आएगा 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 1/4 कर लेते हैं। इनटू में आपका जो T1 है ये दिया हुआ टेम्परेचर, इसको आप ऊपर ले जाओ 600, तो ये हो जाएगा 150, है ना। 150 क्या है, केल्विन है। अब आपको T2 निकालना है, 150 में से -273 कर दो, -273 यस। तो T2 की जो वैल्यू आएगी -123 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए। What temperature should the hydrogen at 327 be cooled at constant pressure? 327 से हाइड्रोजन को ठंडा किया जा रहा है, किस टेम्परेचर तक ठंडा किया जा सके ताकि जो वेलोसिटी है वो एग्जिस्टिंग वेलोसिटी के हाफ हो जाए। जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है 327 पर, उससे हाफ वेलोसिटी में गैस मॉलिक्यूल दौड़े, वो टेम्परेचर कितना होगा? तो गैस को हमने ठंडा कर दिया तो आधी वेलोसिटी उनकी हो जाती है, ऐसा यहाँ से पता चलता है। गैस exert pressure on the wall of the container because the gas molecule have finite volume, always law, Boyle's law, and the correct answer is possess momentum, क्योंकि उसमें वेलोसिटी होती है। मास इंटू वेलोसिटी के फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा है कि VRMS के फॉर्मूले देखे होंगे आप लोगों ने, C = √3RT/m एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गैस एक्सर्ट प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है? P = 1/3 ρc² भी देखा आप लोग ने, आपने 1/3 mc²/v भी पढ़ा है। तो इन शॉर्ट आपको पता है कि यार मोमेंटम जो है ना वो एग्जिस्ट करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गैस इज कॉम्प्रेस आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब होता है टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, भाई VRMS के साथ क्या होगा? तो आपको पता है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ T, और यदि आपका T कांस्टेंट है तो C भी कांस्टेंट हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या निकालना चाहिए? रिमेन्स द सेम, ऑप्शन नंबर डी, यस रिमेन्स द सेम। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर को आप कांस्टेंट मानते हो, राइट है। तो आरएमएस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा।
आगे चलते हैं। इन द एक्सप्रेशन ऑफ बॉयस लॉ द प्रोडक्ट पीवी हैज अ डायमेंशन। बेटा प्रेशर क्या है, प्रेशर आप लोग को डायमेंशन पता होगा प्रेशर का, जिसे आप लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लाइक फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन यानी क्या है, केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो आपको ये आइडिया है कि इसका डायमेंशन जो है प्रेशर का इससे बन जाएगा। तो m मास 1, L -1, T -2 और वॉल्यूम यानी L3। तो L3 यानी यहाँ पे M1 L माइनस सॉरी 3 - 1 दैट इज 2 और T -2 यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लेवल होती है और ये यूनिट होता है एनर्जी का, राइट। महाराष्ट्र सिटी 2015 का सवाल था। द डायमेंशन ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। बेटा स्टीफेंस कांस्टेंट आपको याद है क्या है, सिग्मा की वैल्यू होती है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो स्टूडेंट्स जूल यानी क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल का मतलब, और अपॉन में मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन रेज़ टू पावर 4। तो मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, यानी मास एक बार, लेंथ माइनस 2 बार, लेंथ नहीं आएगी सॉरी, इसमें लेंथ कैसे डाल दिया, गलती से डाल दिया गया, टाइम अपॉन में स्क्वायर और 1 यानी टी रेज़ टू पावर -3, राइट। एल तो आएगा ही नहीं, और टेम्परेचर -4। तो मैच होता है ऑप्शन डी से। ओके, महाराष्ट्र सीटी का 2015 का एक और सवाल। ब्लैक बॉडी रेडिएट हीट एट अ टेम्परेचर T1 एंड T2। बताया गया है T2 बड़ा है T1 से। द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी इज। देखिए वेंस ने क्या पढ़ाया हमको कि लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी होता है, तो सॉरी बी नहीं, टी होता है। अगर हम लोग इस बात को फॉलो करें, टी स्टैंड फॉर द टेम्परेचर, और v इक्वल टू एन लैम्बडा पता है आपको, दैट इज v बाई एन इज इक्वल टू लैम्बडा। तो हम लोग लैम्बडा की जगह पे 1/n लिखें, और हमें पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो फ्रिक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अगर T2 बड़ा है T1 से, तो जाहिर सी बात है N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। क्यों भाई, क्योंकि ये तो दिया है ना आपको, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज मोर एट T2। T2 पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो कि N2 कहलाएगा, है ना। 14 का बी आंसर राइट आता है। फॉर अ गैस R अपॉन CV इज इक्वल टू दिया है 0.4, where R is the universal gas constant, CV molar specific heat at constant volume, the gas made of a molecule which are, इस तरह के मॉलिक्यूल से गैस बनी होगी। यानी आपको नेचर पहचानना है, नेचर पहचानने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो आर को क्या लिख सकते हैं, मेयर्स ने बताया था Cp माइनस CV अपॉन CV इक्वल टू 0.4। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं Cp अपॉन CV -1 इक्वल टू 0.4। तो Cp अपॉन CV क्या आएगा, 0.4 प्लस 1 1.4। बच्चे Cp अपॉन CV का मतलब ही होता है गैमा इक्वल टू 1.4। गैमा 1.4 किसका होता है भाई, डायटोमिक गैस का होता है, और रिजिड मॉलिक्यूल डायटोमिक गैस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो एयर मॉलिक्यूल, राइट। एयर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लीजिए, गैमा उसके लिए 1.4 होता है। तो ये आपका रिजिड डायटोमिक है। बेटा अगर आप लोग को थ्योरी क्लियर नहीं है ना, तो सबसे पहले ना आप लोग थ्योरी क्लियर कर लो। अनअकैडमी या यूट्यूब पे आप लोग को मेरे तरह से बहुत सारे टीचर लोग मिल जाएंगे जो टीचिंग रेगुलर करते हैं। आप किसी क्लास से भी अगर अपनी अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी से करते तो भी अच्छी बात है। जैसे ये कंसेप्ट जो मैं गैमा के वैल्यू 1.4 ली, तो ये डायटोमिक होता है, ये थ्योरी में पहले पढ़ाना पड़ता है। अगर मान लो आपको नहीं आइडिया इसकी, तो यार या तो आप गलत जगह पे फिजिक्स पढ़ रहे हो
या आपने जब टीचर ने पढ़ाया तो आपने ध्यान नहीं दिया। आपका टीचर बहुत अच्छा है, आपका मेंटर, आपका एजुकेटर बहुत बढ़िया है, आपने गलती है कि आप रेगुलरली उस चीज़ को पढ़ते नहीं हो, आप भूल जाते हो। तो दोनों में से एक चीज़ें हो सकती है, या तो आपका टीचर न्यू है, उसे आइडिया नहीं थी तो उसने बताया नहीं होगा आप लोग को ये बातें, या तो फिर आपने टीचर अच्छा है, बढ़िया है, बस आपकी गलतियाँ हो रही है। तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको अपनी फिगर आउट करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। जितना जल्दी काम में लगेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अच्छा, assuming the expression for the pressure exerted by the gas on the wall of container, it can be shown that pressure is, प्रेशर को लेके क्या लगता है, क्या प्रेडिक्ट करोगे? प्रेशर का फॉर्मूला है 1/3 mc² / v। यदि इसे 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें हम लोग, जैसे कि 2/3 लिखा मैंने साइड में और 1/2 mc² बनाया, सी होना चाहिए, और इंटू में 1/v भी लिखा, तो मैं समझता हूँ कि ये 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम बन जाता है। देखिए मिलता है क्या, ये बना बी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। हाँ, महाराष्ट्र सिटी में यही लेवल आती है, ऐसा कोई नीट और जेडबल की तरह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अब तक के रिकॉर्ड पे तो नहीं है। लेकिन ये कोरोना नहीं होता तो इस साल तैयारी में थी गवर्नमेंट की, सीईटी का जो लेवल है वो स्तर जो है वो नीट के बराबरी में आएगा। पता नहीं क्या होने वाला है, लगता तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड या हार्ड कंसेप्ट बनाए जाएंगे। तो जो है वो मुझे लगता है कि बेहतर है, इसी हिसाब से चलिए। A black body, black rectangular surface of area A emit energy E per second at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया आपको, सॉरी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है आपको T इक्वल्स टू 27। तो बेटा 27 प्लस 273 कितना होगा, 300 केल्विन होगा, है ना? If the length and the breadth are reduced to 1/3 of its initial volume and temperature is raised to 327 डिग्री सेल्सियस, चलिए टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये बेटा T1 है, ये T2 है आपका, 327 डिग्री सेल्सियस लिखा है, 273 फिर से ऐड कर देना यार, वे 600 बन जाएगा। और बोला है कि लेंथ बिकम L डैश ले लेता हूँ L/3 और B डैश ले लेता हूँ B/3, ऐसा बताया गया है। तो बच्चे अगर एरिया तेरा लेंथ इंटू ब्रेथ है तो A डैश तेरा नया एरिया क्या बनेगा, A/9 बनेगा। अबे सोच के देख, लेंथ इंटू ब्रेथ या ना एरिया, लेंथ की वैल्यू L/3, ब्रेथ की वैल्यू V/3, हाँ भाई मल्टीप्लाई कर दे, बस काम बन गया। अब क्या कर, E डैश इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पड़ा होगा, E सिग्मा A, वो क्या आता था उसके अंदर, T⁴ माइनस सराउंडिंग का भी टेम्परेचर करते थे उसमें T⁴, ये फॉर्मूला याद है, बस वही इस्तेमाल करेंगे। E डैश अपॉन E, A डैश अपॉन A इंटू T2 अपॉन T1 का पावर 4 करके देखें जरा, इस साइड में करता हूँ यार। नई स्लाइड लेने से अच्छा ना यही क्वेश्चन है, यही सॉल्व करने का मैंने सोच रखा था पहले से कि ऐसे पढ़ाएंगे इसे। ए डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू अपनी A/9, तो अपॉन में 1/9 रह जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, राइट। T2 है 600/300 की पावर 4 और इंटू ई को एज इट इज रख, क्योंकि हर आंसर में आप देख सकते हैं ई आ रहा है, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 2 के पावर 4 कितना होता है, 2 टू 4, 2 8, 2 16, 16 E/9 बेहतर है, बहुत बढ़िया, राइट। महाराष्ट्र सीटी 2016 का सवाल था। सीटी 2017 का सवाल आपके सामने। टू स्पेरिकल ब्लैक बॉडीज हैविंग रेडाई R1 and R2, their surface temperatures are T1 and T2. If they radiate same power, दोनों बॉल अगर सेम पावर रेडिएट करें
देन R2 अपॉन R1 इज, बेटा सोचना ये है कि रेडियस का जिक्र होता है वॉल्यूम के फॉर्मूले में। कैसे? आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या आएगा, 4/3 पाई r क्यूब आएगा। ठीक है, अब ये अगर वॉल्यूम से इसका रिलेट होता है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में किस तरह का रिलेशन आ सकता है, इसको लेकर थोड़ा सोचो कि क्या हम लोग कर सकते हैं। वॉल्यूम, अच्छा एक चीज और भी है हमारे पास, एरिया भी है, पाई आर स्क्वायर। एरिया और टेम्परेचर को रिलेट कर सकते हो क्या? हाँ, ये हो सकता है। वॉल्यूम का तो पता नहीं, वॉल्यूम से भी कोशिश करेंगे तो निकल सकता था, देखते हैं। Q अपॉन टी इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4, बेटा ये है फॉर्मूला, है ना। तो एरिया और टेम्परेचर का रिलेशन लगाते हैं तो पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू पावर 4। ओके, और एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। चलो फिर 4 पाई आर टू स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे ले लीजिए आप, अगर 2 यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ पे 1 अपॉन T2 की पावर 4। तो R2 बाय R1 को हमने लिखा पावर 2, T1 बाई T2 में लिखना पड़ेगा पावर 4, ये कैंसिल कर दो। R2 बाय R1 की पावर कुछ नहीं है, लेकिन T1 बाई T2 की पावर में आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतने इजी होते हैं यार, कुछ भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा सोचना होता है। फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू n टाइम्स Cp। ठीक है, R इक्वल टू n टाइम्स Cp, where Cp is the molar specific heat at constant pressure and n is the any number। तो n इक्वल टू कितना आएगा? काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है यार, ये मैं ज़रा चेक कर लूँ। 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, 25 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अगर इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वक्त तो लगता है यार। रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी Cp अपॉन Cv की वैल्यू ले ले गैमा। ठीक है, तो Cp का वैल्यू क्या आएगा, लाइक Cv का वैल्यू क्या आएगा, Cp अपॉन Cv इक्वल टू गैमा इक्वल टू 7/5 ले लेते हैं। तो Cp का वैल्यू बनेगा 7/5 टाइम्स ऑफ Cv। देयरफॉर हम लोग यहाँ से Cv का वैल्यू क्या बना सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ Cp अपॉन 7। क्लियर है, ये वैल्यू बन सकती है Cv का। ओके, देयरफॉर Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या बनेगी, R बनेगी। Cv की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, Cp माइनस Cv की जगह पे डाल दे 5/7 Cp इज इक्वल टू R। 7 माइनस 5 कर दे इसको, 2 Cp अपॉन 7 इज इक्वल टू R। ओफो, यानी ये जो वैल्यू है 2/7, ये n की वैल्यू बनी आपकी, क्योंकि ये दे रखा है आपको रिलेशन R इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n टाइम्स Cp। तो n की वैल्यू क्या बनी, 2/7 बनी। कर दे डिवाइड, 2/7, 7 2 ज़ा 14, 0.2, 0.2 के दो ऑप्शन है, आगे कितना आना चाहिए, 14 में 60 जाएगा, तो 7 8 ज़ा तक जाएगा, वो 2 8 आएगा, ये आएगा सही आंसर 0.2857। ओके, ठीक है गाइस, क्वेश्चन तो काफ़ी है निकाले हुए हैं, लेकिन सोच रहा हूँ कि यहीं पे इस वीडियो को रोक दूँ, क्योंकि 30 मिनट का वक्त था ऑलरेडी। तो काइनेटिक के और गैसेस के 2 सेशन बनेंगे आपके, ठीक है, और दोनों सेशंस आपको बैक टू बैक अपलोड कर दिया जाएगा। या एक आज कर रहा हूँ 5 जुलाई 2021, एक कल कर दिया जाएगा 6 जुलाई 2021, कोशिश यही होगी मेरी। ओके, और जो नीट का सेशन है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लेने वाला हूँ, अगला सेशन, जो 1988 से आगे और 2020 तक जितने भी सवाल आए हैं उस टॉपिक के, वो सारे आपको सॉल्व करके दे दिए जाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, आपकी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप कमेंट्स में डाल दिया करिए, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे सॉल्व करके आपको दे दिया करूँगा। ठीक है,
चलिए मिलते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।